प्रिय छात्रों, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में नेक्स्ट टॉपिक बोह्रस मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में स्टडी करेंगे। नील्स बोहर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर 1913 में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल की मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या एवं निश्चित ऊर्जा युक्त वर्ताकार पथों में गति करता है। इन वर्ताकार पथों को कक्षा या स्थायी अवस्था या कोश कहा जाता है। इन कोशों को मुख्य क्वांटम संख्या के मान के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे n बराबर 1 2 3 4 को क्रमशः k l m n कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, स्थायी कक्ष में घूमते समय इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य करते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन एवं परमाणु नाभिक के मध्य विद्युत आकर्षण बल। दूसरा है बाहर की तरफ अपकेंद्रण बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक से दूर धकेलता है। ये दोनों विपरीत बल परस्पर एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता रहता है। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षों में चक्कर लगाता है जिसमें उसके कोणीय संवेग यानी mvr का मान h/2π का पूर्णांक गुणज इंटीग्रल मल्टीपल हो, अर्थात mvr = nh/2π, जहाँ पर n का मान 1 2 3 एंड सो ऑन है तथा h प्लांक कांस्टेंट है। फोर्थ पॉइंट, स्थायी कक्ष में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा का ह्रास यानी लॉस नहीं करते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का क्रमशः अब्जॉर्प्शन या एवं एमिशन करता है। ऊर्जा का ये अब्जॉर्प्शन या एमिशन कंटिन्यूस न होकर ऊर्जा के स्मॉल पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं, जिनकी ऊर्जा h न्यू के बराबर होती है, अर्थात डेल्टा E = E2 - E1 = h न्यू, या न्यू इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा E/h या E2 - E1/h। इस समीकरण को बोर का आवर्ती का नियम कहा जाता है। तो ये चार बोर मॉडल की मुख्य अवधारणाएं हैं। अब इन अवधारणाओं के आधार पर बोर मॉडल से कुछ परिणाम प्राप्त हुए, जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है बोर मॉडल के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। पहला है बोर कक्ष की त्रिज्या, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। किसी आणविक कक्षक की त्रिज्या r को निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। r = n² h²/4π² mze²। इस समीकरण में m इलेक्ट्रॉन का मास है, z एटम का एटॉमिक नंबर है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, n मुख्य क्वांटम संख्या है और h प्लांक कांस्टेंट है। इस फॉर्मूले में h, pi, m एवं e के मान रखने पर आणविक कक्षक की त्रिज्या का निम्नलिखित मान प्राप्त होता है। Rn = n² × z × 0.529 × 10⁻⁻10 मीटर
और चूंकि 10⁻⁻10 मीटर बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम, देयरफॉर आर एन बराबर एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू में 0.529 एंगस्ट्रॉम। और सिंस 10⁻⁻12 मीटर इक्वल टू होता है 1 पिकोमीटर, देयरफॉर आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू में 52.9 पिकोमीटर। चूँकि हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए आर एन इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। इस समीकरण से स्पष्ट है कि आर प्रोपोर्शनल टू क्या है, एन स्क्वायर। अर्थात किसी परमाणु के लिए एन का मान बढ़ने से कक्षकों की त्रिज्या का मान बढ़ता है। दूसरा परिणाम बोर सिद्धांत का वह कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के वेग को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। वी एन इक्वल टू 2.188 इंटू में 10⁸ जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड, या वी एन इक्वल टू 2.188 इंटू में 10⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर वी प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन। अर्थात एन का मान बढ़ने से कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग घटता है। तीसरा परिणाम है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। किसी nवें कक्ष में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात करते हैं। ई एन इक्वल टू -2π² m e⁴ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इन सभी कॉन्स्टेंट्स के मान इस समीकरण में रख देते हैं तो ई एन बराबर -21.8 इंटू में 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर परमाणु। चूँकि 1.6022 इंटू में 10⁻⁻19 जूल इक्वल टू होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देयरफॉर ई एन इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर परमाणु, यानी 21.8 गुणा में 10⁻⁻19 में हम 1.6022 इंटू में 10⁻⁻19 का भाग दे देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये परिणाम प्राप्त होता है। या इसको हम किलोजूल पर मोल में व्यक्त करें तो वो प्राप्त होगा -1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलोजूल पर मोल। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड इक्वल टू होता है 1, इसलिए ई एन बराबर हो जाएगा -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या -1312 अपॉन एन स्क्वायर किलोजूल पर मोल। चूंकि ई एन प्रोपोर्शनल टू है -1 अपॉन एन स्क्वायर, इस समीकरण से यह सिद्ध होता है कि एन का मान बढ़ने से ई एन का मान बढ़ेगा, क्योंकि इसमें साइन नेगेटिव है यहाँ पर ये वाला। इसके कारण एन का मान बढ़ने से एनर्जी का मान बढ़ता है।
और जब n का मान इन्फिनिटी हो, अनंत हो, तब इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा का मान शून्य होगा। अर्थात n बराबर इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव से मुक्त होता है और इससे हम आयनिक हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। बोर के अनुसार डेल्टा E बराबर है En2 माइनस En1 और इस समीकरण में हम समीकरण 3 से En2 और En1 के मान रख देते हैं तो हमें यह समीकरण प्राप्त हो जाएगी। डेल्टा E इक्वल टू -2π² m e⁴ z² n2² माइनस ब्रैकेट में -2π² m e⁴ z² n1² ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको आप पहले लिख देंगे हम, तो ये बन जाएगा डेल्टा E बराबर 2π² m e⁴ z² n1² माइनस 2π² m e⁴ z² n2² इसमें हम 2π² m e⁴ को कॉमन ले लेते हैं। तो डेल्टा E बराबर 2π² m e⁴ और शेष रह गया 1/n² माइनस 1/n2²। हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 होता है, इससे डेल्टा E बराबर 2π² m e⁴ 1/n1² माइनस 1/n2²। और चूँकि न्यू बार यानी वेव नंबर बराबर होता है डेल्टा E/CH, तो डेल्टा E का मान हम इस समीकरण से इसमें पुटअप कर देते हैं। तो न्यू बार बराबर 2π² m e⁴ CH⁴ 1/n1² माइनस 1/n2²। और चूँकि 2π² m e⁴ CH⁴ इक्वल टू होता है RH, जिसको हम रीडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, इसलिए न्यू बार इक्वल टू हो जाएगा RH 1/n1² माइनस 1/n2²। जब समीकरण 4 यानी RH बराबर 2π² m e⁴ CH⁴ में विभिन्न स्थिरांकों के मान रखकर RH का मान ज्ञात करते हैं, तो RH का मान 109,737 पर सेंटीमीटर प्राप्त होता है। और रीडबर्ग द्वारा जो RH का मान प्रायोगिक रूप से ज्ञात किया था वह था 109,679 पर सेंटीमीटर। अब देखिए आप, रीडबर्ग द्वारा ज्ञात किया गया मान और बोर सिद्धांत द्वारा ज्ञात किए गए मान, दोनों मान लगभग समान हैं। इस प्रकार से बोर सिद्धांत हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सही व्याख्या करता है। लेकिन बोर सिद्धांत की कुछ कमियां भी हैं, तो आप पढ़ेंगे हम बोर सिद्धांत की कमियां। यद्यपि बोर सिद्धांत एकल इलेक्ट्रॉन वाले हाइड्रोजन जैसे परमाणु यानी हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 को समझाने में सफल रहा है, लेकिन इस सिद्धांत की कुछ कमियां भी हैं जो निम्नलिखित हैं। तो पहली कमी है इसकी, ये सिद्धांत एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज के स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं करता है। दूसरी कमी, अधिक परिशुद्ध स्पेक्ट्रोस्कोपों की खोज से ये ज्ञात हुआ कि हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की प्रत्येक रेखा अनेक समीपस्थ रेखाओं का समूह है, अर्थात स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म संरचनाओं को समझाने में ये सिद्धांत असमर्थ है। तीसरी कमी, बोर सिद्धांत परमाणु का समतल मॉडल फ्लैट मॉडल कहलाता है, जबकि परमाणु त्रिविमीय होता है, जिसकी व्याख्या बोर मॉडल नहीं करता है। चौथी कमी, ये अणु की आकृति की भी व्याख्या नहीं करता है। पांचवी कमी,
जीमन प्रभाव व स्टार्क प्रभाव की व्याख्या भी बोर सिद्धांत नहीं करता है। छठी कमी, कोणीय संवेग के क्वांटीकरण सिद्धांत को भी बोर समझा नहीं पाया। यानी बोर के अनुसार कोणीय संवेग mv/h/2 का पूर्णांक गुणज होता है, लेकिन ये क्यों होता है इसको बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सातवीं कमी इसकी, बोर के अनुसार किसी निश्चित कक्ष में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का संवेग निश्चित होता है, जबकि हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार घूमते हुए किसी कण की स्थिति और संवेग को एक साथ सही से ज्ञात करना संभव नहीं है। इस तरीके से बोर सिद्धांत में अनेक कमियां पाई गई, जिसको आगे अनेक वैज्ञानिकों ने दूर करने का प्रयास किया। थैंक यू।